गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके विद्युत चैप्टर की आखिरी वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज आपके जितने भी टॉपिक इसमें बचे हैं वो सब कवर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कल की वीडियो थी, जो आपकी लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने क्या क्या किया था एक बार उसकी हल्की रिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको प्रतिरोधक को कैसे परिपथ में आप लगाते हैं, तो वो दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम, और उसमें एक सीधी रेखा में प्रतिरोधकों को आपस में लगाया जाता है, जैसे R1, R2, R3 को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले तो जो I होगा आपका, मतलब विद्युत धारा होगी, वो एक जैसी रहती है श्रेणी क्रम में। और जो V होता है, V मतलब विभवांतर, विभव अंतर भी जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग प्रतिरोधक पे अलग अलग मापा जाता है। कहने का मतलब है, जो R1 होगा उस पे V1 मिलेगा, R2 पे V2 और R3 पे V3। ये श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में V अलग होता है और I एक जैसा रहता है, तीनों में एक समान बहता है। अब इसका एक सूत्र बना था, अगर आपको किसी परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है तो वो किस सूत्र से निकलता है? ये सूत्र था वो, RS बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 प्रतिरोधक लगे हैं, अगर 2 लगे हैं तो R1 प्लस R2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इसके बाद हमने किया था पार्श्व क्रम। क्या किया था? पार्श्व क्रम। तो स्टूडेंट्स, पार्श्व क्रम में जब प्रतिरोधक को लगाया जाता है तो कुछ इस तरह से वो आपस में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत धारा होती है वो तीनों में अलग अलग बहती है। कहने का मतलब है, पहले में अगर I1 बह रही है तो दूसरे में I2 होगी और तीसरे में I3 होगी, और इन तीनों का जो योग होगा वो आपका I होगा। और जो विभव अंतर होता है वो तीनों प्रतिरोधक पे एक समान होगा, V के बराबर होगा। तो पार्श्व क्रम में विभव अंतर एक जैसा रहता है और विद्युत धारा अलग अलग होती है। अलग अलग यंत्र अलग अलग विद्युत धारा लेता है। और इसका जो सूत्र निकला था अपना, वो ये निकल के आया था, 1/R। R की जगह लिखते हैं RP, ये ध्यान रखिएगा। RP, P होता है पार्श्व क्रम के लिए। तो 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ कल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। एक बार मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में श्रेणी क्रम का था, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगाए थे। अगला क्वेश्चन था पार्श्व क्रम का, और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों ही है। जो 4 और 8 ओम है वो पार्श्व क्रम में है, और जो 2 ओम है वो 4 और 8 का जो भी कुल योग आएगा उसके साथ श्रेणी क्रम में होगा। ये हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसके बारे में आपने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, तापीय भी कह सकते हैं या ऊष्मीय प्रभाव भी कह सकते हैं। तो नाम में ही पता चल रहा है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ताप उत्पन्न करेगी, गर्म करेगी। तो इसको आपने कक्षा 7वीं में भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। विद्युत धारा के आपका जो चैप्टर है विद्युत का, 7वीं कक्षा में भी है और कुछ हिस्सा 8वीं कक्षा में भी है, वहाँ पे भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट में रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब परिवर्तित हो जाती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स,
ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है। नोट्स में थोड़ी सी मुश्किल थी तो मैंने यहाँ पे इसको और आसान कर दिया है, इजी कर दिया है आपके लिए। तो जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी, आप इसी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में भी इसको पेपर में लिख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं, इस ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव के फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो अगर किसी चीज़ में विद्युत धारा बह रही है और वो चीज़ गर्म होती है तो उसका हमें फ़ायदा भी होता है। अभी गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, कपड़े तो प्रेस करने ही होते हैं। तो आपका जो प्रेस होती है, जिसको आप इलेक्ट्रिक आयन भी बोलते हैं, कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री भी उसको कहते हैं, तो उसमें भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग है। ऐसे ही जो हीटर होता है, अभी सर्दियों में हीटर का उपयोग हम करेंगे, तो हीटर भी जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। हम देखेंगे कि हीटर में एक चालक जो होता है वो लाल बिल्कुल गर्म हो जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ऐसे ही जो टोस्टर होता है जिसमें टोस्ट बनते हैं, उसके अलावा जो गीज़र होता है हमारा, गीज़र जिसमें पानी गर्म हम सर्दियों में करते हैं, तो उसमें भी पानी गर्म किससे होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से होता है। तो कहाँ कहाँ उपयोग है, हीटर में उपयोग है, उसके अलावा इस्त्री में उपयोग है, उसके अलावा आपका रूम का हीटर होता है उसमें, टोस्टर में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा सोल्डरिंग रोड जो होती है, जो मिस्त्री होते हैं, टीवी मैकेनिक होते हैं, वो चीज़ों को सोल्डर करने के लिए, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए जिस सोल्डरिंग रोड का उपयोग करते हैं उसमें भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और इसका उपयोग जिन उपकरण में होता है उनके नाम लिखिए। तो आपको एक या दो उपकरण का नाम याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अव्यय कहा जाता है। तो ये एक शब्द आता है तापन अव्यय। तापन अव्यय मतलब हीटिंग एलिमेंट। आपका जो यंत्र होता है जिससे आप गर्मी प्राप्त करते हैं, जैसे हीटर है, गीज़र है, टोस्टर है, इस्त्री है, तो उसके अंदर एक आपका पदार्थ होता है, उसको आप तापन अव्यय बोलते हैं, तपन अव्यय या तापन अव्यय कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है उस यंत्र का जो विद्युत धारा के बहने से गर्म होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है, आपके उपकरण का वो हिस्सा जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म होता है उसे क्या कहते हैं, तपन अव्यय या तापन अव्यय। अब बात आती है, पेपर में पूछ लिया जाता है, जो हमारे तपन अव्यय होते हैं उनमें क्या खास बात होती है, क्या ज़रूरी उसका गुण होना चाहिए कि हम उसको उपयोग करें। तो इसमें दो आपको बातें याद रखनी है। सबसे पहला है, जो तपन अव्यय है उसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अगर आपको ध्यान हो, प्रतिरोधकता का मतलब होता है ये उस चालक की प्रतिरोधक होता है जिसका लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब प्रतिरोधकता एक तरह से प्रतिरोधक ही होता है आपका, पर ऐसे चालक का होता है जिसकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों एक होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जिसको इस चिन्ह से हम प्रदर्शित भी करते हैं। तो आपके तपन अव्यय का प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये नीचे का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, गलनांक अधिक होना चाहिए। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ में गर्मी उत्पन्न हो रही है तो उस गर्मी से वो पिघल ना जाए। अगर हमारा वो पिघल गया तपन अव्यय, तो जो हीटर है, गीज़र है, हमारी इस्त्री है, वो ख़राब हो जाएगी, फिर हमें नई खरीद के लानी पड़ेगी। तो हमारा तपन अव्यय एक ऐसे उसका जो गलनांक है वो अधिक होना चाहिए ताकि गर्मी उत्पन्न होने पे वो पिघले ना। तो दो बातें आपको याद रखनी है, पहली प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो, और दूसरा गलनांक अधिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी किसी भी पदार्थ में उतनी ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, आपको ध्यान रखना है।
अब बात आती है सबसे बड़ा सवाल, सर ऐसा कौन सा तपन अव्यय है जिसको हम इस्त्री, टोस्टर इन सब में उपयोग कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम किसी धातु का उपयोग नहीं करते, बल्कि धातुओं को आपस में मिश्रित करके, मिक्स करके उसका उपयोग करते हैं। और ऐसा एक आपका जो मिश्र धातु बनता है उसे हम नाइक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइक्रोम। अब ये नाइक्रोम बनता किससे है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, इन चारों को जब मिलाते हैं तो नाइक्रोम बनता है। क्या बनता है? नाइक्रोम। तो एग्जाम में सवाल भी आता है, जो तपन अव्यय जैसे हमारा इस्त्री या हमारा जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो उसमें आपको ये बातें लिखनी होती है। प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक भी अधिक होता है। ठीक है, ये जो निकल है, क्रोमियम है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ध्यान रखिए कि नाइक्रोम का उपयोग होता है तपन अव्यय के रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जूल। जूल ने स्टूडेंट्स ये जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है, इसके लिए एक सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले को कहा जाता है विद्युत धारा, आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का नियम। अब वो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो जूल जो साइंटिस्ट था उसने विद्युत धारा का तापीय एक नियम दिया था। वो क्या था? एक सूत्र था वो, और सूत्र वो ये था आपका, एक मिनट, तो ये था स्टूडेंट्स वो सूत्र, H बराबर में I स्क्वेयर RT। यहाँ पे जो H होता है स्टूडेंट्स वो होता है ऊष्मा, I होता है आपका विद्युत धारा, R होता है प्रतिरोध और T होता है समय। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, H बराबर में I के ऊपर स्क्वेयर RT। तो अगर पेपर में ये नियम आता है कि भाई जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम लिखिए, तो आपको लिखना है H बराबर में I स्क्वेयर RT। ये होता है विद्युत धारा का तापीय नियम। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ऊष्मा निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो नियम था, इससे किसी भी चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है विद्युत धारा के प्रवाहित होने से, वो निकाला जा सकता है। क्या सूत्र होता है? I स्क्वेयर RT। ये जो स्क्वेयर होता है स्टूडेंट्स, ये I के ऊपर होता है, R और T के ऊपर नहीं होता। अब ये सूत्र ऊष्मा का एक सूत्र है। इसके अलावा भी ऊष्मा के कुछ सूत्र होते हैं, वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ बातें और देख लेते हैं। तो ये जो हमने जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम अभी पढ़ा है, इसके अनुसार पहले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो क्या कहता है, वो सारी बातें इसमें आई हुई है। सबसे पहली बात देखिए, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो कई बार MCQ सवाल आ जाता है और उसमें आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि जूल का जो विद्युत धारा का तापीय नियम है उसमें प्रतिरोध आपकी विद्युत धारा पे कैसे निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, I स्क्वेयर होता है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये भी बात यहाँ आपको साफ साफ नजर आ रही है। H किसके बराबर? I स्क्वेयर RT के। तो R के क्या है? समानुपाती है। और समय के भी क्या है? समानुपाती है। तो ये जो तीनों आपके हैं I, R और T, इस पे कैसे निर्भर करता है, ये बातें इसमें लिखी है। तो अगर पेपर में आपका तापीय नियम आता है तो आप H बराबर में I स्क्वेयर RT लिखेंगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो वो और अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में उपयोग होता है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। जो अपना विद्युत बल्ब होता है वो भी ऊष्मीय प्रभाव पे ही डिपेंड करता है। तो उसमें जो अधिकांश हम ऊर्जा देते हैं विद्युत के रूप में, वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है और कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। अब सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्या कारण होता है इसका? टंगस्टन, तो टंगस्टन एक हमारा धातु होता है।
आपका विद्युत बल्ब उसी का बना होता है, उसके अंदर जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है। तो इसके दो कारण होते हैं, 2 से 3 कारण है। सबसे पहला कारण है कि उच्च तापमान पर यह पिघलता नहीं है। जो हमारा टंगस्टन होता है वो कितना भी तापमान हो जाए वो नहीं पिघलेगा, और उसका कारण होता है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस तापमान भी अगर हो जाए तब भी टंगस्टन पिघलेगा नहीं। इसलिए जो बल्ब का तंतु होता है वो अधिक तापमान पर भी, इतना गर्म होने के बाद भी पिघलता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है तीसरे पॉइंट से, जो हमारे बल्ब होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी असक्रिय गैसें होती है जैसे नाइट्रोजन या आर्गन, ये गैसें भरी जाती है। इसका कारण है ये असक्रिय होती है, इसकी वजह से जो तंतु होता है उसकी आयु बढ़ जाती है। जो तंतु है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, वो लंबे टाइम तक चलेगा। इससे हमारा जो बल्ब है वो भी लंबे टाइम तक हमारे काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बल्ब से रिलेटेड एक दो आपकी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो बनाने के लिए जो 2 तरह के नोट्स आपको भेजे, दोनों का उपयोग कर रहा हूँ। तो जहाँ पे कोई आसान बात लिखी है तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो की सहायता से आप वो आसान चीज़ अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये था आपका टॉपिक, जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। तो ध्यान रखना है, उसके उपयोग मैंने बता दिया, बल्ब के बारे में बता दिया। अब चलते हैं आपके जो ऊष्मा होती है उसके और सूत्र भी होते हैं, और एक टॉपिक है विद्युत शक्ति, उसको देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एक पेज पे अलग से, क्योंकि नोट्स में इसको बहुत क्लियरली बताया नहीं गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग से लिखा है। जो ऊष्मा के अभी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ऊष्मा मतलब हीट, एच से जिसको परिदर्शित करते हैं, एच से। तो इसके 3 सूत्र होते हैं हमारे पास। देखिए मैंने तीनों नीचे लिखे हुए हैं लास्ट में। ये कैसे निकलते हैं वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। पेपर में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। बस बच्चों को ये रहता है कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये अंदर ये ना रहे कि ये फॉर्मूले कहाँ से बने हैं, और आपको फिर ये समझ रहेगा, याद रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले, अब स्टूडेंट्स आपने सीखा है जो विभव अंतर होता है उसका सूत्र होता है V बराबर में W/Q, W भाग में Q। अब यहाँ से आप W निकाल लीजिए। W कैसे निकलेगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W हो जाएगा आपका V गुणा में Q। अब हमें Q पता है, Q एक सूत्र हमें पता है, I होता है Q भाग में T के बराबर। विद्युत धारा का सूत्र सबसे पहला हमने यही पढ़ा था इस चैप्टर में। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू निकाल लेते, तो Q किसके बराबर आएगा? IT के बराबर आएगा। तो Q की जगह पे हम IT लिख देंगे, तो हमारा W क्या हो जाएगा? V गुणा में IT। कहाँ से निकाला? विद्युत धारा के फॉर्मूले की सहायता से Q में हमने पुट कर दिया, तो हमारा W बन गया VIT। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऊष्मा होती है और हमारा जो कार्य होता है W, वो एक ही चीज़ होती है। तो W की जगह हम H लिख सकते हैं, तो हमारा सूत्र बन गया H बराबर में VIT। तो ऊष्मा निकालने का ये सबसे पहला सूत्र होता है। क्या होता है? VIT। कहाँ से आया? विभव अंतर का जो हमारा फॉर्मूला था वो, उसकी सहायता ली, वहाँ से W निकाला, और जो Q था उसमें जो हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला था वहाँ से Q का वैल्यू निकाल के वो पुट कर दी, VIT हमारा बन गया। ठीक है, तो H किसके बराबर आया? VIT। अब दूसरा और तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें हमें सहायता लेनी पड़ेगी, ओम का जो नियम था वहाँ पे एक सूत्र बना था V बराबर में IR। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ये स्टूडेंट्स, V बराबर में IR। इसका उपयोग करके हम बचे हुए दोनों सूत्र बना लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स V होता है IR के बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो पहला सूत्र है इसमें V बराबर में IR का उपयोग करके दूसरा और तीसरा फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले V बराबर में IR होता है, तो हम पहले सूत्र में V की जगह IR लिख देंगे। तो V की जगह जब आप IR लिखोगे तो आपका बन जाएगा IR गुणा में I इंटू में T, और I और I आपस में गुणा होके बन जाएगा I² RT। तो
तो आपका दूसरा सूत्र तैयार हो जाएगा I²RT, और यही होता है आपका जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम या ऊष्मीय नियम, जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही। तो आपका जो जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम है वो कहाँ से बना है? H बराबर में VIT से, यहाँ से इसको बनाया जाता है। किसका उपयोग करके? आपका ओम्स लॉ में एक सूत्र बना था V बराबर में IR, विभव अंतर का, वो सूत्र का उपयोग करके। तो V बराबर में H बराबर में VIT, उसमें V इक्वल टू IR होता है, वो आप पुट करोगे तो V की जगह जब आप IR पुट करोगे तो आपका सूत्र अपने आप बन जाएगा H बराबर में I²RT, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय नियम या ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। अब चलते हैं सर तीसरा सूत्र जो होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसी सूत्र का उपयोग करना है। इस बार आपको यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है। तो V बराबर में IR का उपयोग करके जब आप I निकालोगे तो I आएगा V भाग में R। अब आपको पहले सूत्र में I की जगह लिख देना है V भाग में R। तो जैसे आप I की जगह V भाग में R लिखोगे पहले समीकरण में, तो आपका H बराबर में V ऐसे का ऐसे, I की जगह आ जाएगा V भाग में R, और T ऐसे का ऐसे, तो आपका बन जाएगा V गुणा में V² भाग में है R गुणा में है T। तो आपका सूत्र बन गया V² T भाग में R। तो V² T भाग में R, ये होता है तीसरा सूत्र। तो अब आपको ये तीनों सूत्र की चिंता नहीं करनी है, आपको इसको याद करना है। याद करने का बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आपको बस पहला सूत्र याद रखना है, H बराबर में VIT। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र कैसे निकला है? V बराबर में IR का आपको उपयोग करना है। एक बार तो V की वैल्यू पुट कर देनी है VIT में, और एक बार I की वैल्यू पुट कर देनी है V बराबर में IR का उपयोग करके। आपका दूसरा और तीसरा तीनों सूत्र बन जाएंगे। तो क्या सूत्र है ये आपको ध्यान रखने, 2-3 बार लिख के देखने कॉपी में। H किसके बराबर? VIT बराबर में I²RT बराबर में V² T भाग में R। ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है विद्युत शक्ति। तो स्टूडेंट्स विद्युत शक्ति के बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? अब शक्ति का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? अगर कोई हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, 2 आदमी है और वो कुछ काम कर रहे हैं, मान लो ईंट धो रहे हैं, ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, और उन्हें 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटे का उनको टाइम दिया गया। तो पहले आदमी ने मान लो 1000 ईंटें धोई है, और जो दूसरा आदमी है, पहले आदमी ने 1000 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह रखी है, दूसरे आदमी ने सिर्फ 500 रखी। तो 1 घंटे में पहले ने 1000 रखी, दूसरे ने 500। तो शक्ति ज़्यादा किस में है? जिसने 1000 ईंटें रखी है। तो क्योंकि कार्य उसने ज़्यादा किया है, काम ज़्यादा किया है, इसका मतलब W जो ज़्यादा करेगा वो शक्ति भी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसी भी समय में कोई व्यक्ति जितना कार्य करता है वही उसकी शक्ति कहलाती है, और हमारी विद्युत शक्ति भी यही से निकल के आती है। तो स्टूडेंट्स विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी कार्य को आप कितने समय में करते हो वही से शक्ति का पता चलता है। विद्युत शक्ति भी इसी को कहते हैं। तो विद्युत शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र बनता है W भाग में T। क्या बनता है? W भाग में T। तो ये सूत्र आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, तो इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो बच्चे डरते हैं जिस चीज़ से, वो कहते हैं सर विद्युत शक्ति के भी कई फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने नीचे ये लिखे हुए हैं। तो बच्चे बड़ा घबराते हैं इससे कि सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रखें। तो स्टूडेंट्स आपको इतने फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बस आपको एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये जो बचे हुए फॉर्मूले हैं ये आप पहले ही याद कर चुके हैं ऊष्मा में, ध्यान हो तो आपने ये फॉर्मूले अभी मैंने आपको समझाए थे, ये वाले। तो इन्हीं का उपयोग करके ये निकल जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे निकलते हैं। कैसे निकलते हैं ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है। आपको सिर्फ फॉर्मूले नीचे से याद रखने हैं। तो वो कैसे निकले वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया है कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर में W भाग में T। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो H होता है वो W के ही बराबर होता है, दोनों एक ही चीज़ें होती है। तो W की जगह आप थोड़ी देर के लिए H लिख दीजिए। तो P क्या हो गया? H भाग में T। अब स्टूडेंट्स हमने H के कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। कौन से? ये तीनों फॉर्मूले
H बराबर में VIT, H बराबर में I स्क्वेयर RT और H बराबर में V स्क्वेयर T भाग में R। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसी फॉर्मूलों का उपयोग करके हम बचे हुए फॉर्मूले निकाल लेंगे। कैसे? अब आप एक एक करके जो H के फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे पुट करते रहिए। तो H की जगह जब आप VIT पुट करोगे तो T से T कट जाएगा, तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर में VI। दूसरा, जब आप H की जगह I स्क्वेयर RT यहाँ रखोगे तो T से T कट जाएगा, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वेयर R। और जब H की जगह आप V स्क्वेयर T भाग में R यहाँ पर रखोगे तो T से T कट जाएगा और आपका बच जाएगा V स्क्वेयर भाग में R। तो मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आपके H के जो फॉर्मूले होते हैं वहाँ से आप T को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए? T को। तो आपके जो पावर है, जो आपकी विद्युत शक्ति है, उसके फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आपको जो आपकी ऊष्मा है उसके तीनों फॉर्मूले याद अगर आप रखते हो तो आपको विद्युत शक्ति के फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ T आपको हटा देना, आपका विद्युत शक्ति के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो विद्युत शक्ति के आपके कितने फॉर्मूले हैं? सिर्फ एक ही फॉर्मूला है W भाग में T। जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो ऊष्मा के जो फॉर्मूले हैं उनमें से आपको T को हटा देना है। तो जैसे आप T को हटाओगे आपके विद्युत शक्ति के बचे हुए फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। क्या फॉर्मूले बनते हैं? ये बनते हैं P बराबर में W भाग में T। दूसरा VIT जो ऊष्मा का होता था वहाँ से T हटाया तो VI बच गया, I स्क्वेयर R बच गया और V स्क्वेयर भाग में R बच गया। तो ये होते हैं विद्युत शक्ति के फॉर्मूले। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं जो आज हमने किया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने किया था। किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी क्रिया को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इस तापीय प्रभाव का एक सूत्र भी दिया था, H बराबर में I स्क्वेयर RT। किसने दिया था? जूल ने दिया था, इसीलिए इसे जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम भी कहते हैं। अब ऊष्मा निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है VIT। अब VIT से बचे हुए फॉर्मूले आप कैसे बनाओगे? V बराबर में IR में का उपयोग करके एक बार V की और एक बार I की वैल्यू VIT में पुट कर दोगे, आपके बचे हुए फॉर्मूले बन जाएंगे। वरना आप इसको 2-3 बार लिखोगे, आपको ये वैसे भी याद हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स आपके विद्युत शक्ति के। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है W भाग में T। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप इसको कैसे और डिफाइन कर सकते हैं? P बराबर में W भाग में T लिखो और फिर आप कह सकते हो जो कार्य और समय होता है उसके अनुपात को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन चल जाएगी। इसके बाद पावर मतलब विद्युत शक्ति के बचे हुए फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? जो हमारे ऊष्मा के फॉर्मूले हैं उसमें से आपको T को हटा देना है, तो आपके बचे हुए तीनों फॉर्मूले भी आ जाएंगे। तो आपके ऊष्मा के कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। आपके विद्युत शक्ति के कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले तो ऊष्मा से निकल के आते हैं और एक फॉर्मूला आपका W भाग में T। ये आपका विद्युत शक्ति का सबसे पहला फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब आपके जो सवाल जवाब है उनमें इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जवाब है, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूले ध्यान रहेंगे। इसके बिना बहुत सारे सवाल नहीं कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स कल की जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा और आपके जितने भी फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़े उसका एक बार आपको रिकैप दूंगा। एक पेज पे मैं लिख दूंगा, ग्रुप पे भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक जगह पे आपके सारे फॉर्मूले लिखे होंगे जिससे आपको फॉर्मूले याद करना आसान हो जाएगा। आप फॉर्मूले याद करो, उनको आप कहीं पे अपना पेज पे लिख के आप कहीं पे अपने रूम में चिपका ले, ताकि वो फॉर्मूले आप हर दिन देखें और आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सवाल में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। आप किसी भी सवाल में, अंकिक सवाल हो या कोई लिखने वाला सवाल हो, उसमें भी अगर आप फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर था वो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आई है, वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये थी वो बात, आपकी जो विद्युत शक्ति होती है उसका मात्रक रह गया था। तो मात्रक आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। इसको अंग्रेजी में
WATT से लिखते हैं, वाट। ठीक है, वाट। इसको अगर आप इसका चिन्ह देखेंगे तो इसका चिन्ह होता है W। तो आपका जो बल्ब वगैरह होते हैं, कहते हैं ना 100 वोट का बल्ब है, तो 100 पीछे आप W लगा दो। इस W का मतलब स्टूडेंट्स कार्य नहीं होता, W का मतलब यहाँ पे वॉट होता है। ये जो मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वो वोट होता है, W से वो यहाँ इसी वजह से आया है। ठीक है, तो वोट क्या होता है, आपका विद्युत शक्ति का मात्रक है, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो आपको बतानी थी। दूसरी चीज़, जो आपकी विद्युत शक्ति होती है या ऊर्जा होती है, उसका एक व्यवहारिक मात्रक होता है। व्यवहारिक, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये होता है किलोवाट आर। क्या होता है, किलोवाट आर, KWH। क्या होता है, KWH। अब एक सवाल और जो बनता है वो आपको बस याद रखना है, आपका जो किलोवाट आर होता है, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, इसमें कितने जूल होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा की मात्रक है, तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी वो पूछ लिया जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये होता है 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। इतनी ऊष्मा, इतनी ऊर्जा होती है किसमें, 1 किलोवाट आर में। किलोवाट आर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रक होता है। व्यवहारिक मात्रक और मात्रक अलग चीज़ है। जो SI मात्रक होता है शक्ति का या ऊर्जा का, वो होता है आपकी विद्युत शक्ति का वोट, पर जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट आर। किसका, ऊर्जा का। ठीक है, तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट आर और विद्युत शक्ति का मात्रक वोट होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 1 किलोवाट आर कितना होता है आपका, 1 किलोवाट आर 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये थी लास्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है उसकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, वो क्वेश्चन आंसर में डिस्कस हो जाएगी। तो आप वीडियोज़ को देख के अपने नोट्स कंप्लीट करें। कुछ बात समझ नहीं आती है तो उसको दोबारा भी डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।